हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुक्रंच। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुक्रंच में। तो आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CHSL में, MTS में, इवन CGL में ऑल्सो। तो ठीक है, तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है यह है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो देखिए आंसर आप, इसका जो आंसर है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1951, 1962, 1976 और 1985। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1976, 1976। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के हिस्से के रूप में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका राइट आंसर है 6 वर्ष, 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सांसद। जैसे लोकसभा के सांसद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अगर कोई आदमी और कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वे चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है, एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है समान नागरिक संहिता? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 44, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 है इसका आंसर। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल यानी इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकता है। तो 3 प्रकार के जो हैं देखिए, एक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। भारत के राष्ट्रपति को यदि लगे कि स्थिति बहुत ही कठिन है तथा भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तथा युद्ध या बाहरी आक्रमण या किसी क्षेत्र के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण विकट समस्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो तब की बात है। और देखिए सेकंड जो है, इसमें राज्य में आपातकाल, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि वहां राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह आपातकाल की घोषणा कर संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास करता है। और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। कई बार आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ये वही है। और थर्ड है वित्तीय संकट, द थर्ड रीजन, थर्ड मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पांचवा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो इसके जो ऑप्शन देखें 4, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति।
ठीक है। तो संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 में ये बात कही गई है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, इसकी जो अध्यक्षता है। ठीक है, देखिए सदनों का संयुक्त सत्र बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब देखिए नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व बड़े इंपॉर्टेंट तत्व हैं हमारे संविधान के, बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो इसके जो है किस भाग में वर्णित हैं, किस भाग में इनके बारे में बोला गया है? तो इसका जो आंसर है, देखिए इसका आंसर है 4 नंबर डी, नहीं सॉरी, इसका आंसर है बी। ठीक है, बी मतलब भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में इनके बारे में बोला गया है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं जब हम किसी कानून को बनाते हैं। ठीक है, इसमें लोक कल्याण की बातें छुपी होती है, इसमें नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं इनको। अब देखिए नंबर 8 क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष सब समान, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून के समक्ष सब बराबर है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तुकार। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बलवंत राय मेहता जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम जेठमलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता। इनका नाम पंचायती राज से जोड़ा जाता है और इन्हें वास्तुकार कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का इंडिया में। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। यह समिति वर्ष 1957 में गठित की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में के असफल हो जाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इसी वर्ष 1957 के अंत में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? किस अनुच्छेद से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, और तो उसका राइट आंसर देखिए आप, डी, यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। यानी कोई भी अगर अनटचेबिलिटी का पालन करता है, कोई इसको मानता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 4 ऑप्शन आपके पास। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो कितने इसमें अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे? इसका जो आंसर है वो है 395 अनुच्छेद थे और उसमें 8 अनुसूचियां थी और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला, एडॉप्ट किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया है। ठीक है ना। अभी देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रम से कितनी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ये ऑप्शन राइट है इसका, 65 वर्ष और 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। वास्तव में संविधान ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पूरा हुआ था? किस तिथि को पारित किया गया था? तो जो इसका जो देखिए 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1949। ठीक है, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, 1949 को पारित किया गया था। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसके पश्चात पर्यंत पद पर रह सकता है? कब तक अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं वो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो है?
इसका जो आंसर है वो है बी, राज्यपाल। राज्यपाल जब तक चाहें तब तक एडवोकेट जनरल उस स्टेट के अपने पद पर रह सकते हैं। संविधान में विशेष रूप से महाधिवक्ता के लिए कार्यालय की कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसके साथ ही महाधिवक्ता को पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया या आधार भी शामिल नहीं है। महाधिवक्ता मुख्यतः राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रह सकते हैं। इस प्रकार राज्यपाल किसी भी समय महाधिवक्ता को हटा सकते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून प्रवर्तन अधिकारी है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है वो राज्य का, ठीक है। वह किसी भी कानूनी मुद्दे पर राज्य सरकार की सहायता करने का प्रभारी है, यानी वो इंचार्ज है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह की लीगल एडवाइस प्रदान करें। वह राज्य सरकार के हितों की रक्षा और सुरक्षा करता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन किसी भी संसद का सदस्य न होने के बाद भी मतदान के अधिकार बिना किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो कौन है जो संसद का मेंबर नहीं है उसके बाद भी वो उसमें उसकी जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है? तो इसका जो आंसर है देखिए आप, इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आपने देखा होगा वहाँ हमने बात की थी एडवोकेट जनरल, ये राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रथम व प्रमुख वकील होता है। उसे संसद के दोनों सदनों और उनकी संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में और संसद की किसी भी समिति में जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत राज्य सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो दो, ठीक है, ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो है बीमा। बीमा जो है वो स्टेट का नहीं बल्कि सेंटर का विषय है। केंद्र सरकार के पास संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, 100 से ऊपर हैं लगभग। इनमें रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा और संचार। तो ठीक है, बीमा को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर पूरे देश में लागू होते हैं बीमा के जो भी नियम रेगुलेशन जो भी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जनहित याचिका की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका आप सुनते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका जो है इसकी उत्पत्ति, PIL शब्द की उत्पत्ति 1980 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, यूएसए में हुई। 19वीं सदी के बाद से उस देश में विभिन्न आंदोलनों ने जनहित कानून निर्माण में योगदान दिया। कई तरह के कानून इससे रिलेटेड बने जो कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा था। पहला कानूनी सहायता कार्यालय 1876 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। 1876 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया जो यूएसए में, ठीक है। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, इसका जो राइट आंसर है ये है सी, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 संविधान के अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी गतिविधियां राज्यपाल के नाम पर की जाती है। जैसे सेंटर में सारे जो कार्यकारी गतिविधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल के नाम से ये सारी गतिविधियां की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, आप गैस कीजिए। इसका जो राइट आंसर देखिए ये है 6B, तो 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से इसका यही मतलब है कि उनकी नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है। सरकार, ठीक है, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपनी सेवा करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कौन हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे? देखिए 4 ऑप्शन है, अब बताइए, अनुमान लगाइए। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमने देखा था ना कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे। अब देखिए जो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बाबा साहब नाम से भी प्रसिद्ध हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और आधुनिक भारत की स्थापना में उनका सबसे बड़ा योगदान संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी, जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम से पूछे जाएंगे।
आप इनकी तैयारी कीजिए। अगर समझ ना आए दोबारा फिर देख लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।